नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसको हम आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं। हालांकि यह एक्ट 2000 में आया था, उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, किंतु इसका जो मूल उद्देश्य क्या है यह समझने के लिए हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। देखा जाए तो आईटी एक्ट कोई छोटा नहीं है। आप इसको देखने जाओगे, अगर इंटरनेट पे सर्च भी करते हो, तो यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको डेटा प्राप्त करेगा। आईटी एक्ट 2000 अगर आप लिखते हो, 20 हो गया है, आईटी एक्ट 2000, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ से। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, तो आज हम आईटी एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। आप इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, क्या क्या है इसके अंदर, ऑफेंस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी पेनल्टी क्या है। तो यहाँ पर आईटी एक्ट की कुछ हमारे पास में धाराएं भी है, तो इसको हम पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं, फिर इसकी हम धाराएं देख लेंगे कि किस जुर्म को करने पर क्या सज़ा मिलती है। तो ये एक प्रकार से आपका थ्योरी रहेगा। आईटी एक्ट क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, आईटी एक्ट क्या है, इसकी विशेषता समझाइए या इसकी कुछ धाराओं को लिखिए, या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आएगा कि आईटी एक्ट क्या है, या तो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा या एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं। यह भारतीय संसद का एक एक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय संसद है वहाँ पर इसे पारित किया गया और उसके बाद में इसको कानून बनाया गया। इसे 17 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, जो आईटी एक्ट है 2000, ये 2000 में तो आया था, बाकी इसके बाद में इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, तो इसको संशोधित भी एक बार किया जा चुका है। यह एक्ट साइबर क्राइम ई कॉमर्स से संबंधित कानून है। यह एक्ट साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित कानून है। साइबर क्राइम का मतलब होता है कंप्यूटर क्राइम्स, जिन क्राइम्स में कोई विक्टिम या कोई हैकर कंप्यूटर का यूज़ करके सामने वाले से इस टाइप की धोखाधड़ी करता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी कह सकते हैं, तो एक प्रकार का साइबर क्राइम ही होगा। हम सभी इंटरनेट पर बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप ब्राउजिंग करते होंगे, आप सेलिंग करते होंगे OLX पे, या सर्फिंग करते हो, कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हो। तो इन सभी को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। इस एक्ट के तहत आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रावधान क्या है, नियम क्या है, यह बताए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट पे पहुंचते हो जो इस टाइप से प्रिटेंड कर रही है कि ये जो वेबसाइट है ये आपके बैंक की वेबसाइट है, बाकी यहाँ पर उसका यूआरएल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, मान लीजिए विकीपीडिया है, तो ये विकीपीडिया होता इस टाइप से। तो यह एक प्रकार से क्या हो जाती है हमारी, जो ये विकीपीडिया है, अगर यहाँ पर विकीपीडिया होता तो यह एक प्रकार से साइबर फ्रॉड होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कोई बैंक की मेरी वेबसाइट खोली है और उसका कुछ कैरेक्टर इधर उधर हो गया है और रियल में वेबसाइट खुल गई है, उस पर मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, बाकी मुझे कुछ आगे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि जो वेबसाइट थी उनने मेरा डेटा चुराया है, मुझसे ही पूछ के, उसको बोलते हैं हम फिशिंग। फिशिंग का मतलब ही ये होता है कि आपके सामने एक फेक वेबसाइट दे दी जाएगी, आपको पूरा इन्वायरमेंट आपके वेबसाइट का ही लगेगा जो आप डेली विजिट करते हो। आपकी बैंक की वेबसाइट हो सकती है, वो गूगल की हो सकती है, फेसबुक हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इस टाइप का अगर आपसे कोई फ्रॉड होता है तो उसकी भी आप कंप्लेन आईटी एक्ट के तहत आप कर सकते हो साइबर सेल में। बहुत सारे साइबर सेल्स बनाए गए हैं पुलिस के, और आज के समय में बहुत ज़्यादा ही जितने भी साइबर सेल है हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। तो आप ये ना सोचें कि जो पुलिस वाले हैं उनको तो कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और ऐसी टेक्नोलॉजी से जिससे वो किसी भी फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, और डेली इस टाइप के फ्रॉड होते हैं और वो पकड़ते भी है। तो हमारी इंडिया के पुलिस को कम समझने की कोशिश ना करें। ये है कि जो ये फ्रॉड होते हैं इनको थोड़ा समय लगता है पकड़ने में, किसी को भी लग सकता है, उनके पास भी अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन है, हैकर है। तो
समय लगता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर इसका कोई है नहीं, वजूद है। और बहुत अच्छा है, साइबर हमारे यहाँ का जो सेल है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारा जो इंदौर है, इंदौर में भी इसका एक सेल बना हुआ है, साइबर सेल। वहाँ भी हम कंप्लेन कर सकते हैं, और इसकी ऑनलाइन एक वेबसाइट भी है जहाँ पर जाकर के हम साइबर क्राइम से रिलेटेड एफआईआर कर सकते हैं। तो वो जो बेस है इसका, वो यही एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन की सुरक्षा। अभी तक हमारे जो 2000 था, 2000 से पहले कोई इंफॉर्मेशन की सुरक्षा नहीं थी। कोई अगर डेटा चुरा भी लेता तो उसकी कंप्लेन किस के तहत की जाती, फ्रॉड किस तरह का फ्रॉड, ये तो डिजिटल फ्रॉड है। फ्रॉड में तो कोई किसी ने पैसा चुराया और धोखाधड़ी करी, उस टाइप से चीज़ें होती थी। तो उसके लिए ही इसको लाया गया है। आजकल डेटा भी वैसे भी गोल्ड है, हमारा डेटा जितना भी हमारा डेटा है वो सभी गोल्ड कहलाता है। तो उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल हमारे सभी काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जितने भी हमारे काम होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, परंतु आजकल हम ई कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर आदि। सबसे पहले सामान दुकान में जाकर खरीदते थे, परंतु आज हम ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, स्नैपडील आदि से भी सामान खरीद लेते हैं। और हमारी जो गवर्नेंस है वो भी आजकल ई गवर्नेंस हो गई है। आपको पता होगा, आप पहले के समय में स्टाम्प लेकर के आते थे, तो स्टाम्प बेसिकली पेपर पे छपे होते थे और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता था। बाकी आज के समय में जो स्टाम्प होते हैं उनको आप जा करके स्टाम्प वेंडर से ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उसको चेक भी कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं है स्टाम्प। तो ये भी एक प्रकार से ई गवर्नेंस हो गया है। जितनी भी रजिस्ट्री होती है सभी ऑनलाइन होती है, आज एक दिन में अपडेट हो जाती है रजिस्ट्री भी। तो इस टाइप से ई गवर्नेंस जो हो गया हमारा, बहुत अच्छा हो गया आज के समय में। लेकिन इसका एक नेगेटिव पार्ट यह है कि जो अपराधी है वह इससे अपराध की श्रेणी में ले आते हैं। तो उनके लिए एक लॉ भी बनाया गया है जिसे हम आईटी एक्ट 2000 कहते हैं, तथा इसमें बहुत से प्रावधान हैं। आईटी एक्ट में 13 भाग है, यहाँ ये 13 पार्ट में डिवाइडेड है, तथा इसके 90 अनुभाग है, तथा यह इंडियन पिनल कोड 1860, उसके अलावा यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पर आधारित है। तो सबसे पहले बात आती है साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम होता है जो कानून के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध किया जाता है। वह क्राइम जो इंटरनेट, साइबर तथा नेटवर्क आदि पर किए जाते हैं वह सारे की सारे ही साइबर क्राइम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहे कि एक इलीगल एक्टिविटी जिसे कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, ऐसी इलीगल एक्टिविटी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। अब यहाँ साइबर क्राइम के बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हैकिंग। मतलब अगर आपने किसी वेबसाइट पर जा करके उनके डेटा को या डेटाबेस को हैक कर लिया हो, कुल मिला करके उनके डेटाबेस पर अपनी पकड़ जमा ली हो या उसकी वेबसाइट पर पकड़ जमा ली है, तो उसको हम यहाँ पर हैकिंग कहते हैं। दूसरा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो हमारे आज के समय में एक सेकंड में लाखों रुपए कमा लेती है। देखो, होता ये है कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लीजिए अमेजोन है, अगर वो अमेजोन कुछ एक मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो उस पे एक मिनट में हजारों लाखों जो उसके कस्टमर्स है वो आते हैं कुछ न कुछ खरीदने के लिए, कोई ना कोई कुछ न कुछ खरीदते रहता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोग रात के समय, इसी की स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, जिसमें लोग रात के समय में इन ई कॉमर्स वेबसाइट पर ज़्यादातर विजिट करते हैं और कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो जो डिनाइल ऑफ सर्विस है हमारी, डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना सर्विस देने से, तो ये एक प्रकार का अटैक है। ऐसा अटैक जिसमें हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे बोट्स होते हैं जो हमारे पास में मेलवेयर होते हैं, उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है पूरी दुनिया में,
उनमें बहुत सारे बोट्स भेजे जाते हैं या मेलवेयर के द्वारा उसके अंदर ऐसे मेलिशियस कोड डाल दिए जाते हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, जिनके पास में एंटीवायरस नहीं होता है। फिर उनके इंटरनेट के माध्यम से जिस दिन भी अटैक करना होता है किसी एक वेबसाइट को पहले चुना जाता है, फिर उसके ऊपर बहुत सारा इंटरनेट ट्रैफिक भेज दिया जाता है। तो जैसे ही इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ता है और एक हद तक इतना बढ़ जाता है कि ये फिर क्या कर देती है, वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और इसको रीस्टोर करने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, और अगर वो नहीं खुलती है तो मैं क्या करूँगा, कोई अदर वेबसाइट पे चले जाऊँगा। तो इससे नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान हुआ हमारी जो कंपनियां हैं उनको हुआ। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अभी आपको अमेजोन खोल के दिखाता हूँ, amazon.in। ये मैंने खोला। अगर इसको खुलने में ज़्यादा समय लग रहा है, अभी देखिए आप कितनी जल्दी ये लोड हो गई है। अगर ये खुलने में ज़्यादा समय लगता तो हो सकता था कि मैं किसी अन्य वेबसाइट पे जाता। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको खोलता हूँ, www.ebay.com, तो इसको खुलने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। तो मैं इस पे क्यों इतने समय तक मैं रुका रहूँगा? इससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि इस पे www.flipkart ओपन कर दूंगा। ये इंडिया की कुछ वेबसाइट्स है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए मैंने इनका एक बेसिक सा उदाहरण दिया है। इसको उदाहरण आप समझने के लिए देख सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो वेबसाइट भी एक प्रकार से सिक्योर होती है। उनके पास में डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो साथ में उनकी जो सिक्योरिटी रहती है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए कुछ हमारे पास में इंटरनेट एंटीवायरस भी होते हैं जो इनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको भी एक सिक्योरिटी दी गई है। इन्होंने अपने सिक्योरिटी यहाँ मेंशन नहीं की है, बट जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो नीचे लिखा आता है नॉर्टन सिक्योरिटी या केस्पर स्काई, इस टाइप से कुछ सिक्योरिटी के यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दिख जाते हैं। तो ये वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ही होता है। दूसरी बात, अगर ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो फिर ये वेबसाइट यहाँ पर क्या करेगी कि ये कैप्चा कोड आता है जो हमारे पास में, उसको ये वेरीफाई करने के लिए कहेगी। क्योंकि जो बोर्ड्स होते हैं वो कैप्चा कोड को पार नहीं कर सकते, क्योंकि जो बोर्ड से वो एक प्रकार से प्रोग्राम्स है और वो प्रोग्राम्स ट्यूरिंग टेस्टों को पास नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा कैप्चा है, जो कैप्चा होता है, ट्यूरिंग टेस्ट होता है, उसको पार नहीं कर सकते हैं बेसिकली। इस कारण से ये क्या करती है, कैप्चा आपसे भरवाएगी। आपको ये बोल सकती है कि यहाँ पर देखो ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ देखो जितनी भी कार है उस टाइप की इमेज को सर आप क्लिक करो, या कोई नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर इमेज में, उनको यहाँ पर इनपुट देना है हमें। तो इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आप अब समझ गए होंगे कि जितनी भी सर्विसेज होती है उनको डिनाइल करवा देना। मतलब कोई अगर कस्टमर जा रहा है इस वेबसाइट पे तो ये वेबसाइट उसके लिए अवेलेबल नहीं रखना। ये है एक प्रकार का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और इससे जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की हो, उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर फोर्जरी। जो हमारी कंप्यूटर फोर्जरी होती है उसका मतलब होता है कंप्यूटर की जालसाजी करना। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने जा कर के उसमें कुछ छेड़खानी करके सामने वाले को भेजा है, या आपने किसी डॉक्यूमेंट के साथ में कोई इस टाइप से किया है कि वो सामने वाले को रियल दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के फौजरी होती है, जालसाजी होती है, किसी प्रकार से हो सकती है। उसके बाद में एक फिशिंग होती है। फिशिंग का मतलब ये होता है कि एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है जो हूबहू आपकी वेबसाइट की तरह दिखेगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी जो वेबसाइट है, मान लीजिए आपका इंटरनेट पर रिजल्ट आने वाला है और आपको यह खबर मिलती है कि एक लिंक आई है जिससे आपका रिजल्ट आ गया है। अब आप उस लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कोशिश करते हैं, बाकी आपको रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है या वो रीडायरेक्ट हो रहा है, उसके बाद में वो कहीं और ही जा रहा है पेज। तो इस टाइप के पेजेस को हम बोलते हैं फिशिंग पेज। फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक आभासी पेज दिखाया जाएगा जो एज इट इज आपका वेबसाइट, जो अभी आपकी वेबसाइट हो, जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो सकती है, आपके गूगल की हो सकती है, फेसबुक की हो सकती है, उस टाइप से सेम दिखता है आपका पेज। आप उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और आपको कहीं और ही वो रिडायरेक्ट कर देगा, और जो
पीछे होगी, PHP कोडिंग होती है उसके पीछे। तो वो क्या कर देती है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को अपने डेटाबेस में सेव कर देती है, या वो वेबसाइट अपने डेटाबेस में आपके आईडी पासवर्ड को सेव करके रख लेती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनको हम बोलते हैं फिशिंग। तो ये ज़्यादातर होती है अगर कोई लिंक आए आपके पास में और कहे कि आपका आईडी पासवर्ड रीसेट करना, और आपने उस आईडी पासवर्ड को रीसेट करने के लिए कोई लिंक आपने जनरेट की ही नहीं है, तो फिर उसको क्लिक ना करें और डिलीट कर दे। अगला हमारा है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है सामने वाले को मैनिपुलेट करना। मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा कॉल आता है जो एज इट इज आपको आपके किसी ब्रदर सिस्टर या अन्य परिवार वालों का है, बाकी बात कोई और कर रहा है उस नंबर से, तो ये एक प्रकार की स्पूफिंग हो सकती है, जिसमें आपको सामने वाला किसी भी नंबर से कॉल कर सकता है, आपको सामने वाला किसी भी नंबर से आपको मैसेज कर सकता है, और यहाँ तक कि वह आपको ईमेल भी कर सकता है। तो इसकी बहुत सारी हमारे पास में वेबसाइट्स होती है। हालांकि मैं आपको यूट्यूब पे करके दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब की गाइडलाइन है वो यहाँ पर वायलेशन हो जाता है गाइडलाइन का, जिससे हम कोई भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते। अगर दिखाते हैं तो हमारा चैनल भी बंद हो सकता है। बाकी एक बेसिक अगर उदाहरण आपको मैं देना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए केवल ये बता सकता हूँ कि जो हमारी ईमेल होती है, ईमेल की भी स्पूफिंग होती है। जो हमारा ईमेल होता है उसकी भी कुछ स्पूफिंग होती है, और वो आप ईमेल से स्पूफ करके किसी को भी भेज सकते हो। ये एक वेबसाइट है यहाँ पर, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करना है। यहाँ पर सामने वाले का नाम डाला जाता है। मान लीजिए मैंने नाम डाला RAVI। यहाँ पर सामने वाले का ईमेल आईडी, जो आईडी होती है वो डाला जाता है। मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी डाल दी RAVI@gmail, या जीमेल की जगह मैं लिख देता हूँ RAVI.com। किसे भेजना है तो यहाँ पर हम हमारा ईमेल देख लेते हैं जो हमारे पास में मेल होगा। हमारा मेल आईडी है @gmail.com। सब्जेक्ट हमने रखा है हाय। यहाँ अटैचमेंट आप भेज सकते हो, आप कुछ भी इनको भेज सकते हो मैसेज, और इसको आप जैसे ही यहाँ से सेंड करते हो कैप्चा रख के, इसका यहाँ पर इसका प्राइवेसी कैप्चा है, ईमेल सक्सेसफुली सेंड। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेल है वो हमें यहाँ पर थोड़े समय में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जो मेल आईडी है वो ravi@ravi.com नाम से कोई ऐसी मेल आईडी है ही नहीं। बाकी फिर भी हमको यहाँ पर एक मेल मिला है, और उस मेल को हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो वो मेल हमारा एड्रेस आ गया है ravi@ravi.com। हालांकि ravi.com नाम से कोई वेबसाइट हो भी सकती है, मैं ऐसा कोई कंफ्यूजन में नहीं आना चाहता। देख लेते हैं ravi.com। बाकी यहाँ पर हमने स्पूफिंग की है। अब ये कोई भी गवर्नमेंट का आईडी भी हो सकता है, तो इस टाइप से अगर आपको आता है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो यहाँ से। ये जो गूगल है, गूगल के पास में बहुत अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, उससे वह यहाँ पर कंफ्यूजन जो होता है वो हटा सकता है कि जो भेजा गया है मेल यह उसी वेबसाइट से आया है या किसी अन्य वेबसाइट से आया है। ये इस टाइप से कोई सा इनका मेल है। यहाँ पर ये कोई सा वेबसाइट है इनकी, सिर्फ ये स्टैटिक वेबसाइट बनी हुई है, यू गॉट मी नाउ व्हाट। तो ये सिर्फ हमने देखने के लिए किया गया है कि ये किस टाइप से हो सकता है, स्पूफिंग किस टाइप से होती है। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, इसका कोई मिसयूज हमें नहीं करना है, किसी को मेल नहीं भेजना है, क्योंकि ये जो सारे मेल आप भेज सकते हो किसी को, या कोई को आप स्पूफिंग करते हो किसी ऐप के थ्रू, किसी को कॉल करते हो, वो सभी एक प्रकार से इलीगल है। देखते हैं साइबर सुरक्षा के तत्व
इसके एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सिक्योरिटी आती है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो आप भी एप्स यूज़ कर रहे हो, जो आपके पास में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है या मोबाइल में एप्लीकेशन से, उनकी सिक्योरिटी से के पर्पस के बारे में इसकी जानकारी होती है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी होती है, जो आपने आपके एप्लीकेशन में डेटा रखा है। उदाहरण के लिए आपके पास में एक मैसेज नाम की एप्लीकेशन है, जो आपके पास में टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करके आपको शो करती है। तो उस टेक्स्ट मैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में बात की जाती है। उसके बाद में आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी देखी जाती है कि जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर है या उसको कोई मॉनिटर कर रहा है या उस पर कोई एक्टिव या पैसिव अटैक किसी ने किया हुआ है। उसके बाद में इमरजेंसी सुरक्षा होती है, इसको हम बोल सकते हैं आपातकालीन सुरक्षा। आपातकालीन स्थितियों में जो डेटा होता है उसकी जिस टाइप से सुरक्षा की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर देखा जाता है। ऑपरेशनल सुरक्षा मतलब उस डेटा को कोई ऑपरेट ना कर पाए, केवल जो यूज़र है, एंड यूज़र, वही इसको यूज़ करे, उसके बारे में यहाँ पर होता है। उसके बाद में डेटा की सुरक्षा होती है। जितना भी हमारा डेटा होता है किसी प्रकार का हो, वो आपकी इमेज के फॉर्मेट में हो, आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या अन्य किसी फॉर्मेट में हो, उसकी सुरक्षा करना भी यहाँ पर हमारे एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है। आपके पूरे के पूरे सिस्टम की सुरक्षा, जो आपका मोबाइल है जो आपका मोबाइल है उसके पूरे मोबाइल की सुरक्षा या पूरे सिस्टम की सुरक्षा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपका मोबाइल ही चुरा लिया और उसमें कुछ भी उसने मिसयूज़ करके वापस आप तक पहुंचा दिया। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वो तो यही कहेगा ना कि मैंने तो इनका मोबाइल यूज़ किया था। तो ये मोबाइल सुरक्षा के बारे में और क्लाउड सुरक्षा के बारे में, जो हमारा इंटरनेट पर जो हम क्लाउड का यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव हो गया है या हम अलग भी AWS, अमेजोन AWS का यूज़ करते हैं, तो उन पे भी कुछ सुरक्षा होती है। वो भी हमारे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही काम करते हैं, उसमें भी हमको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये इस टाइप से होता है। अब हम देखते हैं कि हमलों के प्रकार कितने होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा रैनसमवेयर, ये हमलों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अटैक्स, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले है रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर क्या है? ये अभी हमने जो देखा है कंप्यूटर अटैक्स इन हिंदी, ये हम जो देख रहे हैं वो हमारा यहाँ पर भी है। आप यहाँ देख सकते हो, ये रहे अटैक्स। ये कंप्यूटर क्राइम्स और अटैक्स ये दोनों लगभग सेम ही है। तो सबसे पहले आता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है? यह एक तरह का वायरस होता है जो आपराधिक लोगों द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में हमला करने के काम में आता है। इसको मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आपने इससे पहले कुछ समय पहले ये सुना होगा, एक वानाक्राई नाम का आया था रैनसमवेयर। वो क्या करता है, जो आपका डेटा होता है उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है। जो आपका डेटा है उसमें वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आया रैनसमवेयर, उसके बाद में आपका जितने भी ड्राइव्स है उनमें जो जो डेटा पड़ा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी आपका जो डेटा पड़ा है, उन सभी को वो क्या कर देता है, सबसे पहले दो की जनरेट करता है। एक हमारी होती है पब्लिक की, एक प्राइवेट की। उसको वो क्या कर देता है कि पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देता है। वो जो प्राइवेट की होती है उसको डिलीट कर देता है, या वो जो डिलीट की जो होती है, जो हमारी प्राइवेट की होती है, उसको वो क्या कर देता है, जिन लोगों ने इसको भेजा है उनके सर्वर पर अपलोड कर देगा, वो एक मेक आईडी के साथ में, या एक हमारी जो सिस्टम आईडी होती है उसके साथ में। अब वो व्यक्ति क्या करेंगे, आपका जो डेटा है वो पूरा इनक्रिप्ट हो चुका है, अब वो आपसे रिश्वत मांगेंगे बिटकॉइन में। आने वाले समय में हम देखेंगे बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन में जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके बारे में मैं अगला लेक्चर बना दूंगा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उसमें वो आपसे पैसे मांगता है, और जैसे ही आपने पैसे दिए उसे, तो वो आपको की दे ना दे, इसकी कोई यहाँ पर कोई उसकी पुख्ता जानकारी नहीं होती है कि वो आपको की दे देगा या नहीं देगा। दूसरी बात, अगर वो की दे भी देता है तो उससे वो ओपन होगा आपका डेटाबेस, नहीं होगा, या बाद में भी उसको डेटाबेस को आपका ख़राब कर सकता है, इसकी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है। तो यह एक प्रकार से क्या होता है, हमारा रैनसमवेयर होता है। वहाँ पर इसको वानाक्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जैसे ही अगर आपके कंप्यूटर पे रैनसमवेयर का अटैक हुआ है, जैसे ही उन्हें इंक्रिप्शन किया है, जैसे अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आता है तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा।
स्लो होने के बाद में अंदर वो क्या करेगा, एक पब्लिक की प्राइवेट की के साथ में वो 120 या 128 इंक्रिप्शन से पूरा आपका जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने के बाद में वो जो प्राइवेट की है उसको डिलीट ही कर देता है, क्योंकि यहाँ पर 99% जो डेटा होता है वो कभी भी रिटर्न वापस नहीं आया है पैसे देने के बाद भी। तो फिर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो बैकअप होता है हमारे पास में डेटा का, जो हमारा महत्वपूर्ण डेटा है, जो ऐसा डेटा हो जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उन्हें आप चाहो तो डीवीडी बना करके रख सकते हैं या एक अदर हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। बेसिकली हार्ड डिस्क में रखेंगे तो हार्ड डिस्क में रखो तो उसको फिर रीड ओनली करना है, राइट ओनली नहीं, क्योंकि वो अगर राइट हुआ तो उसमें वायरस का अटैक हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो जो डीवीडी होती है वो एक प्रकार से सिक्योर है, क्योंकि उसमें डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार जो छप गया डेटा वो छप गया। तो मुझे डीवीडी में डेटा रखना थोड़ा सिक्योर रखता है। वो डीवीडी को आप संभाल करके भी रख सकते हो बजाय पेन ड्राइव और जो हमारी अदर ड्राइव है। तो डीवीडी आपके पास में अदर जो भी हो उसके अंदर आप डेटा को बैकअप लेकर के ज़रूर रखें, या आप चाहो तो उसको क्लाउड पे भी रख सकते हैं। जो क्लाउड होता है, क्लाउड में भी जो आपके डेटा की सुरक्षा होती है बहुत अच्छी होती है, और साथ में वहाँ पर बैकअप के ऑप्शन भी बहुत होते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर डेटा सेंटर बना है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, और अगर वहाँ पर अटैक होता भी है, अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो जाता है, वो सिटी पूरी खत्म भी हो जाती है, तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसके जैसे सेम जो रिफ्लेक्टर डेटाबेस है वो अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं डेटा सेंटर्स। तो कुल मिलाकर के जो आपका डेटा होता है 99.99% रिकवरी वाला होता है, आपको डेटा मिल जाता है। तो या तो क्लाउड पर रखें या फिर मेरे ख्याल से जहाँ तक हो सके आप डीवीडी पे रख सकते हैं। उसके बाद में व्यक्ति रिश्वत लेता है और उसके बाद में वो सिस्टम को छोड़ता है, मेरे ख्याल से तो नहीं छोड़ता है, और रैंसमवेयर आने से अच्छा है कि अपनी जो विंडोज़ होती है, अगर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप अपडेट रखें। दूसरा, अगर विंडोज़ 10 नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, दूसरी अदर पायरेटेड ऐप्स जो होती है पायरेटेड होती है उनको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको एंटीवायरस रखना ज़रूरी है। अगला होता है मेलवेयर। इसको हम बोलते हैं मेलिशियस कोड, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाती, जैसे कंप्यूटर में वायरस, वॉर्म या ट्रोजन आदि होते हैं। फिर सोशल इंजीनियरिंग होती है,